तो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू राइड के एपिसोड नंबर 15 के पार्ट 2 को। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है जाके जरूर देख लेना। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे आस्को और तनाका की इन्वेस्टिगेशन को जो और आगे बढ़ेगी, और हम जानेंगे वो लोग किस इम्प्योरिटीज से क्या नेगोशिएशन करने की सोच रहे हैं, और माके किससे जुड़ा हुआ है, क्या माके को किसी चीज से खतरा है, और कुरिबायाशी यहाँ पे क्या करेगी, और देखेंगे हिकारू और योस्की के बॉन्ड को। तो एपिसोड सही में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे पूरे एंड तक देखना। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फेस्टिवल के सीन को, जहाँ पे हमें एक माँ और बेटी दिखाई जाती है। वो छोटी बच्ची एक अजीब सा फ्रॉग देखती है और कहती है कि माँ वहाँ एक फ्रॉग घोस्ट है। तो उसकी माँ कहती है तुमने फिर से कुछ देखा? कुछ नहीं है वहाँ, चलो अब यहाँ से। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है हर समय ऐसी डरावनी बातें मत किया करो। इससे हमें यहाँ एक चीज तो पता चल रहा है, उस छोटी बच्ची के पास इम्प्योरिटीज को देखने की पावर है। तो मे भी शायद इसका भी आगे कोई इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। देखते हैं क्या होगा। फिर सीन तनाका और आस्को पे शिफ्ट हो जाता है। दोनों बैठ के मस्त से आइसक्रीम खा रहे होते हैं और आस्को तनाका से कह रही होती है कि इसलिए हमारे पूर्वज उस होल में हेड ऑफर किया करते थे। तो तनाका कहता है हाँ। फिर आस्को उसे कहती है आप वाकई में काफ़ी सैडी हो, लेकिन मुझे लगता है आप एक्चुअली में एक सही रिसर्चर हैं। तो यहाँ तनाका कहता है मैं लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता। तुम्हें अगर अजीब लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्या तुम फार्मर की हेड का कहानी सुनी हो, जिसे द टेल ऑफ द फार्मर्स हेड कहा जाता है? ये होल उसकी कहानी का है, और ये वही कहानी है जो योस्की के फादर ने योस्की को सुनाया था। तो आस्को कहती है एक लालची किसान के बारे में जो मशरूम को एक होल में छुपाने की कोशिश कर रहा था और उसको अपना हेड गंवाना पड़ गया। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना तो है। यहाँ तो हर कोई जानता है उसके बारे में, हालांकि मुझे ये याद नहीं कि उसने अपना हेड कैसे गंवाया था। तो तनाका कहता है होल को क्लोज करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि हमें किसी को होल के दूसरे साइड भेजना होगा और उसे वहीं से होल को बंद करना होगा, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है। तभी आस्को कहती है लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो किसी एक को मरना होगा। फिर तनाका कहता है दूसरा तरीका ये है किसी मॉन्स्टर से इसे क्लोज करवाएं, और यहाँ वही मॉन्स्टर है जिसके साथ हम वो काम करवाने वाले हैं। तो यहाँ आस्को खुश हो जाती है और कहती है एक मॉन्स्टर को होल बंद करने देंगे? बात तो सही है, ये अच्छा रहेगा। तो फिर तनाका भी हंस के कहता है हम फिर भी मर जाएंगे, ये बस हमें ना मरने का एक मौका देता है। तो आस्को थोड़ा सैड हो जाती है। फिर तनाका उसे कहता है इसलिए तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। तुमने कहा था कि तुम इम्प्योरिटीज को सिर्फ सुन सकती हो, उन्हें देख नहीं सकती। आस्को कहती है हाँ, और आस्को ये भी कहती है कि मैं उन्हें सुनने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। तभी तनाका पूछता है तुमने कहा था कि वहाँ तुमने कुछ आवाज़ सुनी थी और तुम्हें ऐसा लग रहा था कि वहाँ बिल्ली या कुछ और है। अगर ये बात है तो देखो तुम इतनी आसानी से उन चीज़ों का पीछा नहीं कर सकती। किसी चीज़ को बिना किसी फॉर्म के जैसे वो एक्चुअली में है, ह्यूमंस के लिए उन्हें एक्सेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे कि तुम ऐसा समझ लो, अगर हिकारू के अंदर जो आइडेंटिटी है उसे योस्की ने एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि वो हिकारू के फॉर्म में है। अगर वो अपने एक्चुअली फॉर्म में होता तो क्या योस्की उसे कभी एक्सेप्ट करता? नहीं ना। तो बस वही तनाका कहना चाह रहा है। फिर तनाका उसे कहता है चीज़ों को कैटेगराइज करने से, नाम रखने से हमें उन्हें पहचानने में आसानी होती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन रियलिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को कैटेगराइज नहीं कर सकते। और मॉन्स्टर जैसी दुनिया में तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम उन पर ह्यूमन वैल्यू अप्लाई करते हैं तो हम उनकी ट्रू साइड को देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। इसलिए उसे ना देख पाना एक एडवांटेज है इस दुनिया में। ह्यूमन सिर्फ वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। इसलिए अगर जैसे ही तुम उन चीज़ों को देखोगी तो उसे किसी फेमिलियर चीज़ या शेप में ढालने की कोशिश करोगी, और एक बार उन्हें किसी रूप में ढाल दिया गया तो वो इम्प्योरिटीज भी ह्यूमंस को देखने लगती है, और इस तरह तुम उस इम्प्योरिटीज की आंखों के साथ बंध जाते हो। और यही कारण है कि जब हमारे जैसे लोग मॉन्स्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें एक ऐसी आई चाहिए जो बियॉन्ड हो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के, ताकि हम उन इम्प्योरिटीज के साथ पूरी सिंसियरली से फेस कर पाए। जो हमारे सामने हैं हम उन्हें इंडिविजुअली जानने की कोशिश करेंगे और ह्यूमन वैल्यू को अप्लाई किए बिना, वरना वो चीज़ तुम्हें परेशान करते रहेगी। तभी आस्को कहती है ऐसा लगता है कि ये करना काफ़ी मुश्किल है। तो तनाका कहता है हाँ, अगर इसे कोई परफेक्टली कर लेता है तो वो बियॉन्ड हो जाएगा इस दुनिया के, मतलब वो फिर ह्यूमन नहीं रहेगा। फिर आस्को कहती है हिकारू के अंदर तो वो चीज़ है, पर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्या है। तो तनाका बताता है उनमें से कई को देखा गया है, लेकिन वो इस दुनिया में शायद ही दिखाई देते हैं। वो चीज़ अननोनेबल बींग्स है जो लोगों की विशेष पूरी करती है। फिलहाल तो अभी इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे लगता है जो तुम नहीं जानती हो उसका पता लगाना पहला कदम होगा, चाहे फिर सिचुएशन कैसी भी हो, क्योंकि ये तुम्हारा एडवांटेज है
कि तुम इम्प्यूरिटीज को सिर्फ सुन सकती हो, देख नहीं सकती। इसलिए इस पावर का यूज करो। तुम इंटरप्रेटर की तरह एक्ट करो जो मॉन्स्टर के साथ नेगोशिएट करे। तभी आस्को देखती है कि हामू-चैन डरा हुआ है। तो तनाका कहता है, ओह ऐसा इसलिए क्योंकि वो सच में सेंसिटिव है। ये जगह उसके लिए बहुत ही इंटेंस लग रही है। फिर यहाँ तनाका कुछ करने लगता है और आस्को पूछती है, ये आप क्या कर रहे हैं? एक बैरियर बना रहे हैं क्या जो हमारे माइंड को थोड़ा शांत कर सके, कुछ वैसा? फिर तनाका कहता है, अब हम इस घर में इम्प्यूरिटीज के साथ नेगोशिएट करने वाले हैं कि क्या हमारे लिए वो होल्स क्लोज कर पाएंगे। देख के तो ऐसा लग रहा है इस घर में जो पहले रहा करते थे उन्होंने यहाँ कुछ इंश्राइन किया था, मतलब स्थापित किया था। जो कुछ भी इंश्राइन किया गया था वो वहाँ अंदर होना चाहिए। फिर आस्को से ये भी सवाल करता है, तुम्हें सच में लगता है कि वो होल बंद करने के लिए राजी हो जाएंगे? और ये कहते हुए आस्को के सर पे कुछ लगा देता है। तो आस्को थोड़ा टेंशन में पूछती है, ये आपने मेरे ऊपर क्या लगाया है? तो तनाका बताता है, ये वार्निंग है इम्प्यूरिटीज के लिए। वेल मुझे डाउट है यहाँ पार्क में टहलने जैसा होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को एक्सॉर्जिंग करने तो नहीं आए हैं, एक फेयर डील करने आए हैं और तुम्हें यहाँ लाने से थोड़ी मदद मिलेगी। तो अब तुम्हें बस मुझे ये समझाना है कि वो इम्प्यूरिटीज क्या कह रहे हैं। तो आस्को सवाल करती है, आप हमेशा इसी तरह के खतरनाक चीजें करते रहते हैं, आप असल में है कौन? तो तनाका कहता है, मुझे लगता है कि मैं एक इविल ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर हूँ। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माकी उठ गया होता है और कहता है कि मैं अभी भी डेंजर में हूँ, लेकिन मैंने तो श्राइन को क्लीन कर दिया था। तो यहाँ कुरुब्यासी माकी को कहती है, अब ध्यान से सुनो, हम उस लेग इम्प्यूरिटीज से निपटने वाले हैं, लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो ये पॉसिबल है कि वो चीज तुम्हें होल की दूसरी तरफ खींचे। हालांकि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, इसलिए अभी यहीं रहो। तभी हिकारू कहता है, मैं और योस्की उन सारी चीजों को देख लेंगे, इसलिए चलो आज रात तक सब खत्म करें। तो यहाँ माकी थोड़ा शॉक होता है और कहता है, तुम सब कब फिजिक्स बन गए? यहाँ तक कि तुम लोग का वाइब भी अलग लग रहा है। पर जो भी है तुम ये लो, ये एक प्रोटेक्शन चार्म है जो मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दिया था। ये एक रेयर सैरो के फर से बनाया गया था। अगर ये तुम्हारे पास हुआ तो सैरो की स्पिरिट तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। और वैसे भी मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, और मुझे अभी एक बुरा सपना आया था, इसलिए मुझे ये सब को लेकर बैड फीलिंग आ रही है। तुम लोग हट या कुछ और होके मत आना। फिर योस्की और हिकारू चले जाते हैं और हम देखते हैं कि कुरुब्यासी माकी को कह रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कमरे से बाहर मत निकलना, वो कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे माकी की फटके हाथ में आ जाती है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योस्की और हिकारू को जो केव के सामने खड़े होते हैं और दोनों केव के अंदर चले जाते हैं। उनके पीछे काफी सारे सैरो भी होते हैं। तो हिकारू कहता है, इस होल की वजह से शायद इन्हें भी काफी सफर करना पड़ रहा होगा। वो होल पूरे एरिया के बैलेंस को बिगाड़ रहा है। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे योस्की काफी डर जाता है और डरते हुए कहता है, कुछ यहाँ पे फेमिलियर फील हो रहा है। तभी हिकारू कहता है, ठीक है अब हम अंदर चलेंगे। योस्की फिर घबराते हुए कहता है, हम क्या और कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हिकारू कहता है, सबसे पहले हमें होल ढूंढना होगा। सिर्फ सरफेस को बंद करने से कुछ नहीं होगा, मुझे और डीप जाना होगा और असली होल तक पहुंचना होगा। फिर मैं इसके साथ उसे क्लोज कर दूंगा। तो योस्की देख के कहता है, एक स्टेपलर? तो हिकारू कहता है, पहले के लोग नीडल और थ्रेड यूज करते थे, राइट? तो मुझे लगता है कुछ भी चलेगा। तो योस्की कहता है, तुम इतनी सीरियस सिचुएशन में ये करने वाले हो, एक स्टेपलर का यूज? क्या ये सच में वर्क करेगा? क्योंकि तुमने पहले ही अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया है। याद है ना, हिकारू ने अपना एक हिस्सा योस्की को निकाल के दिया था। तभी हिकारू कहता है, जब मैं होल को पूरी अच्छी तरह से बंद कर दूंगा तब मैं तुम्हें एक सिग्नल दूंगा और तुम मुझे वहां से निकाल लेना। मैं अभी भी उस आधे हिस्से से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए ये करना आसान होना चाहिए। फिर योस्की कहता है, क्या तुम मेरी एक विश पूरी कर सकते हो? तो हिकारू कहता है, हाँ तुम्हें तो पता ही है, काफी टाइम से मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना पर्पस ही खो दिया है, इसलिए मेरा किसी के लिए इम्पोर्टेंट होना मुझे अच्छा लगता है। और शायद यही कारण है कि मैंने रियल हिकारू की विश पूरी करने की पूरी कोशिश की। लेकिन मैं रियल हिकारू नहीं हूँ और ना ही मैं कोई गॉड हूँ और ना ही कोई इंसान। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कोई लिविंग क्रिएचर हूँ या नहीं, लेकिन जो मैं अब कर रहा हूँ वो मेरी खुद की विल है, क्योंकि मैं हूँ और तुमने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया था, इसलिए मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा। तो योस्की कहता है, फिर तुम सेफली वहां से वापस लौटोगे, यही मेरा विश है। तो हिकारू कहता है, मिलते हैं, और उस होल के अंदर चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, और आगे के एपिसोड में ये सीरीज और भी डार्क होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे योस्की और हिकारू के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो क्या होगा वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा।
और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मैंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।